किसी देश की महानता उसके प्रेम और त्याग के अटूट आदर्शों में निहित है, जो कौम की माताओं को प्रेरित करते हैं। ये सिर्फ सरोजनी नायडू के शब्द नहीं, बल्कि उनके देश के प्रति सच्ची भावनाओं की झलक है। सरोजनी नायडू उन महिलाओं में शामिल है जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष किया था। भारत कोकिला के नाम से चर्चित सरोजनी नायडू महान स्वतंत्रता सेनानी, कवित्री और देश की पहली महिला गवर्नर थी। स्वागत है आप सभी का संविधान की नायिकाओं के तीसरे एपिसोड में, और इस बार कहानी सरोजनी नायडू की। बचपन से ही उनके बहुआयामी व्यक्तित्व की झलक दिखने लगी थी। आज़ादी की जंग के दौरान वो स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी कवयित्री के रूप में उभर कर सामने आईं। यही वजह थी कि जब देश आज़ाद हुआ तो उन्हें एक बड़े राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई। उस दौर में उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। भारत की आज़ादी के वक्त उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य था। सबसे बड़े राज्य की पहली गवर्नर बनना बताता है कि सरोजनी का व्यक्तित्व कितना बड़ा था। नायडू की विलक्षण प्रतिभा का पता इसी से चलता है कि उन्होंने 12 साल की आयु में ही 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ पास कर ली थी। उन्होंने 13 साल की आयु में लेडी ऑफ द लेक नामक कविता लिखी थी। सरोजनी नायडू 1895 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड चली गई थी और पढ़ाई के साथ साथ कविताएं भी लिखती रहीं। सरोजनी नायडू हमेशा से ही इंग्लिश पढ़ना चाहती थी, जिसके लिए वो लंदन पढ़ने गई, लेकिन वहाँ मौसम अनुकूल न होने के कारण वो साल 1898 में भारत वापस आ गई। जिस समय सरोजनी नायडू इंग्लैंड से पढ़कर लौटी, तब उनकी मुलाकात डॉक्टर पीजी नायडू से हुई और दोनों ने कुछ समय बाद शादी कर ली। उनकी ये शादी इंटरकास्ट थी। हालांकि सरोजनी के पिता ने इस शादी से इनकार कर दिया था। सरोजनी नायडू ने ऐसे समय में अंतरजातीय विवाह किया था जब इस बारे में सोचना भी पाप समझा जाता था, लेकिन सरोजनी ने जाति के बंधनों को तोड़ा और विवाह के बाद नायडू उपनाम अपना लिया। जब उनका विवाह हुआ वो 19 साल की थी। हालांकि उनकी शादी से दोनों ही परिवारों को कोई ऐतराज नहीं था। उनके पति मूल रूप से आंध्र प्रदेश के थे। उन्हें 4 बच्चे हुए। कहते हैं सरोजनी किसी समय में जिन्ना को बेहद पसंद करती थी। बम्बई की नाइटिंगेल के रूप में जानी जाने वाली सरोजनी का जिन्ना पर उनके सुरीले गायन का कोई असर नहीं हुआ। जिन्ना के जीवनकार हेक्टर बोलिथो ने अपनी किताब में एक पारसी महिला का जिक्र किया है, जिसका मानना था कि सरोजनी को भी जिन्ना से इश्क था, लेकिन जिन्ना ने उनकी भावनाओं का कभी जवाब नहीं दिया। अजीज बेग लिखते हैं कि एक फ्रेंच कहावत है कि मर्दों की वजह से औरतें एक दूसरे को नापसंद करने लगती हैं, लेकिन सरोजनी में जिन्ना की प्रेमिका रति के प्रति जलन का भाव कतई नहीं था। उन्होंने जिन्ना से 24 साल छोटी रति से शादी करवाने में उनकी मदद की और उनके साथ खड़ी रही। ये उनके महान व्यक्तित्व का एक और पहलू था। सरोजनी नायडू महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थी और उनका बहुत सम्मान करती थी। गांधी के विचारों से ही प्रभावित होकर वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनी थी। नायडू की महात्मा गांधी से पहली मुलाकात 1914 में इंग्लैंड में हुई थी। इस मुलाकात में सिर्फ नायडू ही प्रभावित नहीं हुई थी, महात्मा गांधी पर भी उनके व्यक्तित्व का असर हुआ था। दोनों एक दूसरे को अलग अलग नामों से बुलाते थे। बापू ने उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा तो सरोजनी नायडू उन्हें मिक्की माउस कहकर बुलाती थी। सरोजनी नायडू गांधी जी को आग का गोला कहती थी, क्योंकि बापू गुस्से में कब फट पड़ते थे किसी को पता ही नहीं होता था। मीराबेन ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र भी किया है। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ने के साथ साथ उन्होंने हर जगह जाकर देश की महिलाओं को भी आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। सरोजनी नायडू ने भारत की महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और अधिकार के लिए आवाज़ उठाई थी। उन्होंने भारत देश में छोटे गांवों से लेकर बड़े शहरों तक पूरे राज्य में हर जगह महिलाओं को जागरूक किया था। इंग्लैंड में महिला शोषण को देखने के बाद उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करने का फैसला किया और जहां भी वे गई वहां महिलाओं के अधिकार और शिक्षा के लिए सशक्त आवाज़ उठाई। उन्होंने वर्ष 1917 में महिला भारतीय संघ WIA की स्थापना में मदद की। सरोजनी नायडू द्वारा योगदान वाली भारत की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। हमारा देश निश्चित रूप से महिलाओं को उनके अधिकार प्रदान करने के लिए विकसित हुआ है, जिसकी वे हकदार हैं। फिर भी हमें अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। सरोजनी नायडू वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष के पद पर चुनी गई थी। गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में वह उनके साथ जेल भी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था।
और सरोजनी नायडू को 21 महीने जेल में बिताने पड़े थे। उच्च शिक्षा के दौरान भी कविता लिखने का शौक जारी रहा। उनके कविता संग्रह उन्हें शोहरत दिलाते रहे। नायडू एक प्रसिद्ध कवयित्री थी और उन्होंने अंग्रेजी तथा उर्दू दोनों में रचनाएं की। वर्ष 1912 में प्रकाशित इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद उनकी सबसे लोकप्रिय कविताओं में से एक है। इसके अलावा उनके कार्यों में द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द बर्ड ऑफ द टाइम और द ब्रोकन विंग शामिल है। सरोजनी नायडू जल्द ही एक कुशल वक्ता के रूप में प्रसिद्ध हो गई थी। उनकी बातों में न्याय के लिए तर्क ज्यादा हुआ करते थे। भारत में हर साल 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे हमारे देश की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा थी। 1906 में कलकत्ता में उनके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के संबोधन को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया था। सरोजनी नायडू ने कहा था, जब दमन होता है तब आत्मसम्मान सिर्फ उठ खड़े होने और ये कहने में ही होता है कि ये आज ही बंद हो जाना चाहिए। भारत की आज़ादी के बाद जब उन्हें यूपी की गवर्नर बनाया गया तब वो इससे बहुत खुश नहीं थी। आजीवन संघर्ष करने और सत्ता को चुनौती देने वाली सरोजनी के लिए ये पद एक कैद की तरह था। उन्होंने इस पद को ग्रहण करने के बाद ये भी कहा था कि मैं अपने को कैद कर दिए गए जंगल के पक्षी की तरह अनुभव कर रही हूँ। भारत में प्लेग महामारी के दौरान सरोजनी नायडू के शानदार काम के लिए 1928 में उन्हें केसरे हिंद से सम्मानित किया गया। देश की आज़ादी के बाद उन्हें यूनाइटेड प्रोविंस अब उत्तर प्रदेश का राज्यपाल चुना गया। सरोजनी नायडू देश की पहली महिला राज्यपाल थी। वे अपने निधन तक इसी पद पर रहीं। 2 मार्च 1949 को हार्ट अटैक से 70 वर्ष की उम्र में लखनऊ में उनका निधन हो गया। तो ये थी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू की कहानी। संविधान की नायिकाओं के अगले एपिसोड में बात करेंगे एक ऐसी ही महान हस्ती की जिनका भारत को आज़ाद कराने में तो अहम योगदान था ही, पर वो आज़ाद भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री रही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।